स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप वैशंपायन, आपका मेंटर। क्लास 9th में साइंस आज का टॉपिक है। साइंस में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 ये कवर कर रहे हैं। और इसमें आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, इसमें वैलेंसी, फिर आइसोटोप्स, आइसोबार, इनको हम आज कवर करेंगे। ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कवर होगा। तो ये सारे टॉपिक आज कवर होने वाले हैं और ये चैप्टर आज हम क्लोज करेंगे। तो मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक, या थोड़ा ज़ोर से बोलूँ? आवाज़ आ रही है, ओके। तो टू स्टार्ट विथ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी क्या होती है या संयोजकता क्या होती है। संयोजन मतलब जुड़ना, वैलेंसी, ठीक है। तो आज का पहला टाइटल है वैलेंसी। टाइटल दे दीजिए, वैलेंसी। अब वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी को हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। हालांकि ये पुराने वीडियो में भी एक बार हो चुका है, लेकिन कुछ समय से टेक्निकल एरर्स वगैरह आ रही हैं, तो मुझे लगा कि एक बार इसको कवर कर लेना चाहिए। और हाँ, एक बात, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव जाना शुरू करेंगे थ्रू मोबाइल, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ एरर्स आ रही हैं हमारे। एनीवेज, तो वैलेंसी जो आज का टॉपिक है, इसका मतलब होता है जुड़ना या कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितना किसी से कोई जुड़ने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग। तो इसमें एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, केवल आउटर मोस्ट क्या है, उसके पास बेचारे के पास एक ही ऑर्बिट है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो उसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? एक, ओनली वन। और इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्व कर रहा है? वो भी एक कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कर रहा है लेकिन इसके पास ये पहली ऑर्बिट है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स कंसेप्ट, बोहर बाबा ने जो हमको बताया, बाबा मत लिख देना परीक्षा में, है ना। ये तो आप कहें संदीप सर ने बोला बाबा बोलते थे, तो आपने भी बाबा लिख दिया, डोंट राइट दैट। ओके, तो बोहर बाबा ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, सूत्र दिया था 2n² का, जिसमें हमें ये पता लगता है कि अगर ऑर्बिट संख्या एक है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है और उसमें n = अगर मैं 1 डाल दूँ, तो इस प्रकार से हम हल करते हैं पॉलिनोमियल में भी, है ना। गणित में, मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर जो होता है उसमें भी इसी टाइप से तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग, कि एक वैल्यू लेते हैं, लेट x = इतना, फिर उसमें वो वैल्यू डालते हैं और हमें पता लगता है कि आंसर आ गया, राइट। पॉलिनोमियल थोड़ा सा हम लोगों ने कवर किया है मैथमेटिक्स में, जिन्होंने नहीं देखा है वो मैथ्स के भी वीडियोस देखें बच्चे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, n = 1, मतलब ऑर्बिट नंबर 1 है। ऑर्बिट यानी शायद इसको कक्षक कहते हैं, है ना। ऑर्बिट को कक्षा ऐसे कहते हैं, कक्षक या कक्षा जो भी है। तो n = 1 है, यहाँ पर हमने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 और ये आ गया 2, मतलब ओवरऑल कितना हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। ये क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। ये क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। किस लिए मैक्सिमम? फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ये मैक्सिमम नंबर है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो ये स्टेबल है, एटम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति क्या है? उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, या हाइड्रोजन क्या करता है, हम नहीं करेंगे, जो करेगा हाइड्रोजन करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से शेयर कर लेता है। शेयर करना मतलब संयोजकता, वैलेंसी फॉर्म करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल हैव अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इज वी कॉल इट कोऑर्डिनेट, मतलब इसको कोवैलेंसी, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेटर, बाप रे गलत बोल दिया मैंने, इट्स कोवैलेंसी, ठीक है। वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? अब मान लीजिए हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है और क्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इधर या इधर बैठ जाएंगे तो आपको आसानी होगी, है ना, या उधर बैठ सकते हैं आप, दैट इज ओके, वहाँ बैठे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्लोरीन की स्थिति क्या है? क्लोरीन के पास जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मैं आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 8वां बेचारा खाली है, 8वां है नहीं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक ही ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन उसके बाद में जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट, कहने का तात्पर्य वो क्लास 9th और 10th के हिसाब से, okay, outermost orbit should be having only 8 electrons।
वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे उसके पास तो वो स्टेबल होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ आर सिलेबस, हमारे सिलेबस के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाते हैं आउटर मोस्ट में तो हमारा ऑक्टेट पूरा होता है, अष्टक का नियम पूरा होता है, रूल ऑफ ऑक्टेट पूरा होता है। ये बात समझ में आई? ये केवल 9th और 10th, ठीक है। 11th में जाएंगे तो आपको और नया रूल बताया जाएगा, तब आप और समझ में आएगा कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। तो क्या ये गलत है या क्या ऑक्टेट रूल गलत है? नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन अप टू सर्टन एलिमेंट्स, वो किसी निश्चित अणु या एटम्स के हिसाब से। जो आपको पीरियोडिक टेबल अभी क्लास में लिखा हुआ दिख रहा है, इधर ऊपर दीवार पे लगा है ना। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने घर में एक प्रिंट आउट निकाल लें पीरियोडिक टेबल का, अच्छा कलरफुल वाला निकालिएगा, है ना, कलर्ड प्रिंट आउट, और उसको अपने घर में अब जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी केमिस्ट्री की पढ़ाई आपकी सरल हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे हैं कई सारे आइटम्स हैं, लेकिन हमारे पढ़ाई के योग्य कौन से हैं? केवल वहाँ के पहले 2 कॉलम और आखिरी के 6 कॉलम बस। और उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम सारे एलिमेंट्स पढ़ डालेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे लेवल के हिसाब से, हमारे क्लास के हिसाब से हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो क्या चाहता है कि उसका ऑर्बिट फुलफिल हो जाए, क्यों? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए वो चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए। बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर दो, है ना, आवाज़ ना आए अंदर। ओके, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है वो कहाँ से मिलेगा? तो ये हाइड्रोजन से शेयर कर सकता है, और जब ये शेयर करेगा तो इसको हम कहेंगे कोवेलेंसी। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? ये हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन का क्रॉस बना देता हूँ, ठीक है, और क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बना देता हूँ, ठीक है। जानबूझ के सीधा नहीं बनाया मैंने, बिकॉज यहाँ पर हम बताएंगे कि ये आपस में कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, ये आपस में शेयरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के और मतलब क्लाउड में या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब 2 आ गए, ठीक है। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, देखो एक और बात मालूम होनी चाहिए, सामान्य जानकारी कोर्स में नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जोड़ी में रहते हैं, ठीक है। ये अकेला नहीं रहता इलेक्ट्रॉन, तो ये जोड़ी में है, ये जोड़ी में है, ये जोड़ी में है, ये अकेला है, तो ये अकेले वाले के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और अपनी जोड़ी पूरी कर लेगा इलेक्ट्रॉनों वाली, ठीक है। इसने अपनी जोड़ी पूरी कर ली और अपना जो द्वैत का नियम है, या जिसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड, इसने अपना पूरा कर लिया, डेटिव इसने कंप्लीट कर लिया 2 वाले, क्योंकि इसके पास कितनी ऑर्बिट है? ओनली 1 ऑर्बिट। और उसी जगह हम देखें क्लोरीन की स्थिति ये है कि उसने अपने 8 पूरे कर लिए, मतलब अष्टक का नियम, जिसको हम कह लें रूल ऑफ ऑक्टेट, ये कंप्लीट कर लिया। बात समझ में? तो इससे क्या हुआ? शेयरिंग, ओके, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? शेयरिंग हुआ, एक दूसरों का आपस में संयोजन हो गया। तो ये सहसंयोजी या संयोजकता और संयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया, बॉन्ड बन गया ये, ठीक है। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई? कैसे बना वो भी समझ में आया? हाँ बोलिए। उसके जो छोटे और ऑर्बिट हैं। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, आप थे क्लास में? उस समय मैंने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था। मतलब नोट्स नहीं बना रहे हैं या रिवीजन नहीं कर रहे हैं? नहीं, रिवीजन करना आवश्यक है, नहीं गलत बात। देखिए अभी आप पीरियोडिक टेबल की तरफ देखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, ठीक है। आपका जो सवाल है ना कि ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, तो अंदर भी कुछ ऑर्बिट्स हैं कि नहीं है, ये गलत सवाल है बेटा। ये बता रहा है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ लें कि रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में क्या कह लेंगे भैया? इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होने वाला है? 17 है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 8
8 और 2 10, बचे कितने 7। तो क्लोरीन के पास कितने ऑर्बिट्स हैं 3 ऑर्बिट्स हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अभी जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 तो अंदर कुछ ऑर्बिट्स हैं या नहीं है, तो यस दे डू हैव ऑर्बिट्स। और वो कौन सी ऑर्बिट्स है, ये एक 8 वाली और एक 2 वाली, ठीक है। और चूंकि 1 2 3, तो आप पीरियोडिक टेबल में अगर फिर से रेफर करिए, ये 3rd पीरियड में लिखा हुआ है, 3rd रो में देखिए, रो नंबर 3 में है क्लोरीन, है नहीं दिख रहा, चलिए हम दिखा देते हैं आपको, है ना। बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो देख लें। ये देखिए, ये 1st रो है, ये 1st रो, ये 2nd रो और ये 3rd रो। ये 3rd रो में यहाँ पर एलिमेंट है। 3rd रो में क्यों है, क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिट्स हैं। हाँ बोलिए। आपने बताया कि उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, उसके अलावा आपने 4 नहीं हो सकते। ये बढ़िया सवाल है आपका कि क्या 3 ऑर्बिट के आगे 4 ऑर्बिट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। देखो 8 को 7 कर दे और फिर उसके फिर एक और चीज होता है कि यहाँ पे 1 लगा दे तो 4 ऑर्बिट भी तो हो सकते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 7 कर दे, यहाँ 7 कर दे, यहाँ 1 कर दे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना। देखिए, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, करेक्ट है, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। अब आपने जैसे कहा कि ये 7 है, इट्स नॉट कंप्लीट, तो जब तक कोई ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होती तब तक अगली ऑर्बिट नहीं बढ़ती। ये बात क्लियर हुई। इसका मतलब जब तक ये 8 पूरा नहीं होगा, मतलब अगर पहला इलेक्ट्रॉन आया तो वो कहाँ बैठेगा, इधर। कब तक बैठेगा, जब तक ये 2 पूरे नहीं हो जाते। मैं क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ। मान लो क्लोरीन एटम के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और अब उसके इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हुए हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 1st ऑर्बिट में, दूसरा वो भी 1st में ही आएगा। 2 भर गए, अब यहाँ पर ये फुलफिल हो गया, बोले सीट भर गई, अगले ऑर्बिट में जाइए। अगला इलेक्ट्रॉन, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो ये 7 की बात नहीं आएगी, ये कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। जब यहाँ पर 8 पूरे हो जाएंगे तब 3rd ऑर्बिट भरना शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां इसने फुलफिल किया बाय शेयरिंग विथ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो कहना है कि जब ये 8 पूरा हो जाए, अब मैं ये वाला बिठा देता हूँ कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, पर आपका अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके प्रश्न को अभी फिर से आगे रिपीट करके बताऊंगा कि आपने एग्जैक्टली पूछना क्या चाहा है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। देखो, आपने मुझसे पूछा कि अगर अभी इस केस में जब इसने बॉन्ड बना लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, तब अगर ये 2,8,8 तक पहुंच गया है तो क्या अगले इलेक्ट्रॉन पे ये अगली ऑर्बिट बनाएगा, ये आपका सवाल है, राइट। और ये बिल्कुल बनाएगा। अगर अगला इलेक्ट्रॉन आया तो ये अगला ऑर्बिट बनाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगला इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा, नहीं किस स्थिति में आ सकता है, आ सकता है भी, अगर आ ही गया तो वो तो अगले ऑर्बिट में जाना ही है, डेफिनेटली जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होगा। हाँ बोलिए। कोई और एटम के साथ भी इसने बॉन्ड बना लिया। हाँ यार, अगर दूसरा आएगा तो फिर उसको स्टेबल करने के लिए एक और बनाना पड़ेगा। एक और आगे तो उसको स्टेबल। अभी देखिए, एक बात समझिए, जब तक मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हूँ, ये तो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि इसका 8 पूरा हो गया आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। लेकिन इस बात को समझना आवश्यक है कि ये संरचना कब बन रही थी, जब उसके पास इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। प्रोटॉन कितने 17, यही तो उसका एटॉमिक नंबर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है, राइट। अब ये बात अलग है कि हम भूल गए, हमें वो भी रिवाइज करते रहना है। देखो, केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि आपको एवरी डे यू नीड टू रिवाइज। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, ठीक है। आज ये टॉपिक मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे, हम लाइव नहीं जा पा रहे, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं। तो आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा रिविजन कर लें, ठीक है। पर अच्छा हुआ आप रिविजन हो गया नहीं। एक मिनट। तो प्रोटॉनों की संख्या 17 है और ऑर्बिट उसके पास 3 है। ऑर्बिट फुलफिल हो चुका है, ठीक है। अब अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो आएगा क्यों, यहां तो ऑर्बिट को पूरा करने के लिए आया, पर क्या उसके पास प्रोटॉन की ताकत है जो अगले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आप समझ रहे हैं बात को। भाई भूख लगेगी तो खाएगा ना, शेर तभी शिकार करता है जो उसको भूख लगती है। अगर पेड़ भरा हुआ है तो आप उसके पास जाइए, उसके साथ बैठ के सेल्फी खींच कर आ जाइए, वो आपको टच नहीं करेगा। करके मत देखना, है ना, रिस्क कौन लेगा।
हाँ कहिए। यार अगर जैसे प्रोटॉन 20 है और ऐसे प्रोटॉन अगर 20 है किसी एलिमेंट में, ओके हाँ कहिए। सर और ये 288 है तो सर उसके बाद फिर एक और ऑर्बिट बन सकता तो डेफिनेटली वो आना ही है। अभी आप इसमें पीरियोडिक टेबल में देखिए, अगर 20 है तो ये आ गया 17, ये 18, ये 19 और ये 20। तो 20 वाला एलिमेंट है ना अपने पास कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करेगा, डेफिनेटली वो दो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाएगा और वो ऑर्बिट नंबर क्या होगा 4th। और देखिए पीरियड नंबर 4 है, वो चौथी रो है, यस नो, तो चौथा ऑर्बिट आ गया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये अगली ऑर्बिट बनाएगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसको उतनी भूख ही नहीं लगी है। वो इंसान जैसा नहीं है कि भैया पेट भर गया उसके बाद फिर नहीं, एक घर चाहिए, फिर उसके बाद एक गाड़ी चाहिए, घर और गाड़ियों के तो बैंक बैलेंस भी चाहिए, उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, उसके बाद बिजनेस भी करना है, फिर सोना भी खरीदना है। नहीं, लालची प्रवृत्ति के नहीं है भैया, प्रकृति है। प्रकृति लालची नहीं है, नेचर जो है ये लालची नहीं है। ये इसका फुलफिल हो गया, खत्म कहानी, इसके आगे ये नहीं जाएगा। ये बात अब क्लियर हो गई, ठीक है भाई, आपके भी समझ में आ गई सबके, उसका डाउट क्लियर, आपका डाउट अपनी जगह क्लियर हुआ बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो डेफिनेटली एक नई ऑर्बिट बनेगी। जैसा उसने कहा कि अगर 20 वाला एटम आ जाए जिसका एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये 2 8 8 कितना हुआ 18, 19 20 2 और चाहिए, तो अगला 2 यहाँ पर आएगा, मतलब 2 8 8 2। दिस इज फॉर कैल्शियम, लिख के ही देता हूँ ना। हाँ आप कुछ हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर ऐसा है कि सर एटम रीजनरेट, एक मिनट बेटा फिर से बोलिए। एटम रीजनरेट, एटम्स रीजनरेट वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, ये नॉन लिविंग है। और अगर ऐसे जनरेट होने लग जाए तो भैया तो खतरनाक हो जाएगा, है ना। किसी दिन धरती जो है वो 1 से 2 हो जाएगी, क्योंकि हर एटम विल ट्राई टू डिवाइड ना, इनमें लाइफ नहीं है ना बेटा। सर ये बने हुए थे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ ये अच्छा सवाल है आपका कि ये बने हुए तो ये खत्म नहीं होंगे क्या, नहीं, किसी न किसी रूप में बदल सकते हैं पर समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर आप सोचें कि हम शून्य से उत्पन्न हुए हैं भाई, जिसको हम कहते हैं ओम, ओमकार नाद, ये ओम क्या है, ये शून्य है, शून्य मतलब 0 है ना, वहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। तो अभी सोच के देखिए, साइंस के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा मास जिसकी कोई डेंसिटी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? ब्लैक होल देखा है आपने, मतलब सुना है ब्लैक होल, यूनिवर्स में एक ब्लैक होल होता है ना। ब्लैक होल में क्या होता है, ढेर सारा मास, ढेर मतलब इतना कि अगर लाइट भी आ रही है तो वो उससे बाहर नहीं जा सकती, वो लाइट का भी मास अपने अंदर ले लेता है। इमेंस मास, इफरात मास है, और कहां पर केंद्रित है, एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे। वॉल्यूम कितना उसका, 0, कहानी खत्म, बचा क्या। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे शास्त्रों में जो बताया गया कि ब्रह्मांड कैसे बना या हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम कहाँ से आए, ओम से, मतलब शून्य से, मतलब हम ब्लैक होल से आए, तो गलत क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो कभी का वो खत्म नहीं होता कि नहीं, अब इसके आगे नहीं, ब्लैक क्या चीज, मतलब ब्लैक होल का मास को अंदर ले लेता है, वो कभी खत्म नहीं होगा ऐसा, फिर कितना मास अंदर लेगा, उसकी कोई लिमिट है क्या, ये सवाल है आपका, है ना, यही सवाल है कि और कुछ पूछना है, नहीं सर यही सवाल। देखिए मास जब एक निश्चित अमाउंट तक बढ़ता जाएगा और ब्लैक होल उसे केंद्रित करके बिल्कुल बंद करता चला जाएगा, उसके बाद एक होगा बड़ा सा ब्लास्ट। वाइट होल, हाँ उसके बाद वाइट होल बन जाएगा, उसके बाद वाइट होल बन जाएगा। व्हाइट होल, अरे नहीं भैया, किसने कहा ब्लैक होल होता है, व्हाइट होल नहीं होता, है ना, नहीं, है ना। तो वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा उसके बाद, और जब एक्सप्लोजन होगा तो वो बहुत बड़ा मास बनेगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर उसके बाद वही सारी बातें आएंगी कि एक सन बनेगा, उसके आजू बाजू फिर प्लैनेट्स होंगे, देयर विल बी सम काइंड ऑफ डस्ट, फिर वो इकट्ठा होकर प्लैनेट्स बनाएंगे, और फिर मे बी वी कैन हैव वन अनदर सोलर सिस्टम ऑल टुगेदर। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, और अगर बहुत बड़ा मास हुआ तो गैलेक्सी भी बन सकती है अपने आप में, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है, यही प्रकार है, ऐसे ही होता है। रादर हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल अवेलेबल है, उसी के कारण तो हम आजू बाजू घूम रहे हैं। तो ब्लैक होल हम सबको पकड़ के रखा है, कितने सारे सोलर सिस्टम जो हमारे गैलेक्सी के अंदर है ना, इस तरह से वो होता है। खैर, और इसको वेरीफाई करने के लिए आप थोड़ा सा एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ें, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, तो वेरीफाई करिएगा। हाँ
आगे बढ़ा जाए, कोई सवाल है? आगे बढ़े, चलिए। तो ये तो होगी बात वैलेंसी की, ठीक है। कि वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब क्या बोलते हैं, संयोजकता, हिंदी में इसको संयोजकता कहते हैं। दिस इज वैलेंसी। और वैलेंसी की कहानी हमें समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है वैलेंसी, यार इसके डेफिनेशन को ही अगर हम पूरा करें, इसकी परिभाषा को पूरा करें, तो पहला स्टेटमेंट आता है, आप लोगों को पिछली क्लास में लिखवाया था, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। संयोजकता, जितने इलेक्ट्रॉनों को वो शेयर करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। अब दूसरी बात इसमें आगे आती है, ये भी पॉइंट आवश्यक है। अब क्या लिखेंगे? वैलेंसी को कैसे परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे कैसे गणना की जाती है? इसकी गणना की जाती है इलेक्ट्रॉनों के सबसे बाहरी कक्षक, ठीक है। इंग्लिश में इसे वैलेंस शेल भी कहते हैं, हिंदी मुझे थोड़ी सी कम आती है, थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना उसको, ठीक है। सबसे बाहरी कक्षक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या लिखा हमने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिखिए वैलेंस शेल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वैलेंस शेल। इंग्लिश में इसको एक अलग से वर्ड दिया गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। जैसे ये मैंने आपको बताया कि इसमें 7 है, तो ये कौन सी ऑर्बिट बनाई मैंने? आउटर मोस्ट बनाई, तो इसी को हम वैलेंस शेल भी कहेंगे, क्योंकि ये वो शेल है जो वैलेंसी बना रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंस शेल। तो ये वैलेंस शेल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लिखिए आगे, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा हमने? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट को वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आगे लिखना है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि 2 उत्तर हो गए ना। हर एक की क्या 2 वैलेंसी होती है? नहीं भैया, वैलेंसी एक होती है। तो इसमें आगे क्या लिखना है? विच एवर इज लेस। इन 2 संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी वो वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है, वही वैलेंसी कहलाएगी। अब उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, तो डायग्राम के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या कही जाएगी? 1, क्योंकि 8 माइनस 1 इज 7, विच एवर इज लेस, जो भी छोटी संख्या हो। तो 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? वी विल से 1, ओके। और इसी तरह से अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 7, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 7 है। तो क्या 7 बड़ी संख्या है, या 8 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 1? कौन सी छोटी संख्या है, 7 या 1? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 एक्सेप्टेड है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 एक्सेप्टेड है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर सबको? एकदम आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो ये हो गई बात हमारी वैलेंसी, ठीक है। अब अगला टाइटल हम देखेंगे वैलेंसी के बाद, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करते हैं। टाइटल दे दीजिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, पहले हम बात करें एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या है? अच्छा, इसको और भी शब्द दिए जाते हैं, वी कॉल इट एज एटॉमिक वेट या मास नंबर, वो भी आप ब्रैकेट में लिखिए। अब साइंस की प्रॉपर फेयर कॉपी बन रही है कि नहीं?
ओके, मैं चेक करूंगा किसी दिन। तो एटॉमिक मास को क्या क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास को, इसको अणुभार कहते हैं, ठीक है, अणुभार। और भी इसके कोई नाम हो तो आप हिंदी में और रेफर कर लेंगे, ठीक है, अणुभार, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहलाता है। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और वेट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होता है। केमिस्ट्री की भाषा में एटॉमिक मास और वेट सेम है। या इसको एक और नाम दिया जाता है, वी कॉल्ड इट मास नंबर। तो हमारे पास 3 नाम हो गए, और इनका मतलब क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, हम तो इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उनकी संख्याओं को मिलाकर हम कहते हैं उसका एटॉमिक वेट। ये 0 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे इधर प्लस लिखा ऊपर प्रोटॉन में, वैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। और इस साल क्लास 9th है, तो आप लोग कृपया कर जैसा आपके नोटेशन टीचर्स लोग लिखें वही नोटेशन आप लोग भी स्कूल में अपनाएं, ठीक है। अगर टीचर प्रोटॉन को पूरा प्रोटॉन लिखती है, प्लीज़ राइट प्रोटॉन, प्लीज़ राइट न्यूट्रॉन इन फुल, ठीक है। आप लोग शॉर्टकट नहीं करेंगे, बोले संदीप सर ने बताया नहीं था, है ना, ऐसा नहीं करना। ओके, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये होता है। अच्छा, और इसको क्या करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए से दर्शाया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है किसी भी एटम के लिए। एटॉमिक, बेटा घड़ी निकाल के बैग में डालो और कल से पहन के नहीं आना, नहीं तो मैं जमा कर लूँगा, ठीक है। क्लास में घड़ी अलाउड नहीं है, पहले बताया था एडमिशन के टाइम, अब याद रखना, ठीक है। बैग में डाल दो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। चलिए, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। हाँ, अब सिर्फ प्रोटॉनों की बात होगी, ओनली प्रोटॉन एंड नथिंग एल्स। तो एटॉमिक नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, ठीक है। इंटीजर की तरह इसमें कोई ऐसा डबल लाइन नहीं करना है, ये कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। और Z का मतलब क्या होता है? Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ एनी एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉनों की संख्या है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर पहले लिख लो इतना, फिर आगे बताते हैं। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की पहचान होती है, उसका आधार नंबर है, जैसे नहीं यूनिक नंबर है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर हैज़ टू बी 1, उसका एटॉमिक नंबर हैज़ टू बी 1। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए, अगर प्रोटॉनों की संख्या बदल जाए, तो वो एटम भी बदल जाएगा। इट विल नो मोर बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन, इट विल कन्वर्ट टू हीलियम। अगर एक की जगह 2 हो गए तो, ये बात समझ में। तो एटॉमिक नंबर उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। ओके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको भी पॉइंट को नोट करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या सॉरी एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी, इज आइडेंटिटी ऑफ एनी एटम, इज आइडेंटिटी ऑफ एनी एटम। ये किसी एटम की पहचान है, ये उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। क्लियर हो रही बात? बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। ओके, सो दिस इज एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गई बात? अब एक नया शब्द और अच्छा शब्द आता है जिसे हम कहते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार। टाइटल दे दीजिए, आइसोटोप एंड आइसोबार। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। और कहानी से हमें समझ में आएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है। आइसो शब्द का अर्थ आइसो शब्द का अर्थ क्या होता है? सेम, एक सा, समान, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है? एक जैसा, ओके। तो आइसोटोप मतलब, आइसोटोप शब्द जो है इसका हिंदी में अर्थ, मतलब हिंदी शब्द जो है वो है समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। तो ऐसे एलिमेंट्स आपस में आइसोटोप्स कहलाते हैं जिनके एटॉमिक नंबर, अब मैं आइसोटोप बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके
एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर आर सेम। एटॉमिक नंबर कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? Z से। तो ये दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आइसोटोप किसी एक एलिमेंट का हो सकता है, क्योंकि नंबर उसका फिक्स हो गया, नंबर फिक्स हो गया। अब क्या अलग हो सकता है? उसका एटॉमिक वेट अलग हो सकता है। ओके, तो वी कैन हैव ए डैश। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए डैश है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाएंगे। आइसो मीन्स एक समान, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देख लें। सबसे फेमस जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, क्लास 6 के हिस्ट्री में आप लोगों को जब ये बताया गया कि किसी भी मरे हुए जीवाश्म की जो फॉसल्स होते हैं उनकी उम्र कैसे बताई जाती है, उसकी एजिंग कैसे होती है, तो वहाँ पर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कार्बन 14 डेटिंग। पढ़ा है? भूल गए है ना? ओके, सो वी कॉल्ड इट कार्बन 14 डेटिंग। तो कार्बन 14 ये एक आइसोटोप है। कार्बन बेसिकली क्या होता है? कार्बन 12 होता है, C12 एंड C14। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। तो ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स टू ईच अदर, दे आर आइसोटोप्स। ओके, ये वाला जो आइसोटोप होता है ये हमारे बॉडी में जब रहता है तो ये डिसइंटीग्रेट होता है हमारे मरने के बाद। जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये फिर आइसोटोप डिसइंटीग्रेट होता है, रेडियो एक्टिविटी इसकी चालू होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये अलग आइसोटोप है। आइसोटोप का एग्जांपल लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब आप आइसोटोप को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद आपको इसकी हाँ हाँ फिर से बोलिए। 12 और 14 सेम नहीं है। मैंने क्या बोला आपने ध्यान से सुना? सुनते नहीं हो यार, है ना? यू नीड टू बी इफेक्टिव लिसनर। मैंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर्स आर सेम, एटॉमिक नंबर्स आर सेम। देखो यहाँ भी दोनों का Z लिखा है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब दोनों एटम सेम है, मतलब अगर कार्बन एक है तो दूसरा भी कार्बन ही होगा। ओके, और उनका एटॉमिक मास अलग होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब ये आइसोटोप का एग्जाम्पल समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लिखिए और उसका नाम भी लिखिएगा, है ना? अगले वाले का ये तो याद रहेगा, कार्बन है, कार्बन को C लिखते हैं, ये याद रहता है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं वो अगला आइसोटोप, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। और अगर स्कूल में ना बताएं तो होशियारी ना मारना भैया, स्कूल में उतना ही बोलो जितना सिखाया जाए स्कूल में। ये तो समझाने वाली क्लास है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। ये कहलाता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? उसके बाद न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है ना? कई बार मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कहूंगा अरे बेचारा गरीब हाइड्रोजन। क्या बोलूंगा मैं? बेचारा गरीब हाइड्रोजन। तो गरीब हाइड्रोजन क्यों कहूंगा वो भी समझ लो। गरीब इसलिए बेचारे के पास खाली प्रोटॉन है, कुछ नहीं है। लेकिन कभी किसी आइसोटोप में एक न्यूट्रॉन आ सकता है, प्रोटॉन के बाद एक न्यूट्रॉन हम ला सकते हैं, ये हम लाते हैं, ठीक है। ये कहलाता है दूसरा हाइड्रोजन, ये कहलाता है तीसरा हाइड्रोजन। और इनके नाम है भैया, ये मैं कह रहा था, इनके नाम लिख लो। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। और इसका नाम है ट्रिटियम, ठीक है। क्या क्या नाम लिए मैंने? क्या क्या नाम लिए? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम। ट्रिटियम, ट्री मतलब थ्री, TRI, ट्रिटियम, ठीक है। कभी कभी इसको प्रोटियम भी कह लेते हैं, 1 वाले को प्रोटियम भी कह लेते हैं, हाइड्रोजन को प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। कार्बन में हमने लिखे हैं C12, C14, वी कैन हैव C13 ऑल्सो, C13 भी होता है, ठीक है। तो आप वो भी बीच में अगर जगह है तो डाल दीजिए, बाद में लिख लीजिए C13 भी होता है, ओके। कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 13, ऐसे ये 3 आइसोटोप कार्बन के भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और कौन से अवेलेबल है कुछ मालूम है? स्कूल में हुआ है आइसोटोप और
किया था। आइसो बार लिखा है मैंने, BAR, आइसो बार। ठीक है, हाँ BARS, ये आर है, ठीक है। आइसो बार्स बिल्कुल अलग है। अभी आइसोटोप की बात हो रही है, आइसो बार की नहीं। मैंने देखो एरो बनाया कि आइसोटोप चल रहा है। बी अटेंटिव माय डियर, बार बार कह रहा हूँ, यू नीड टू बी अटेंटिव। ध्यान नहीं देते हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, ये देख लिया आपने। एक यूरेनियम का और लिख लेते हैं अपन, ठीक है। यूरेनियम क्या है पता है आपको? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव। इसका उपयोग कहाँ होता है? एटम बम बनाने में या आणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी बनाने में। कहाँ पर होता है? भारत में कहीं होता है, पता है किसी को? भारत में कहाँ होता है? किसी को नहीं मालूम? क्या साइंस पढ़ रहे हैं यार, हैं? भारत में मुंबई में तारापुर में एक सेंटर है जिसे कहते हैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना? बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये 1960s से भारत में है और हम इसकी ऊर्जा से बिजली बना रहे हैं तारापुर मुंबई में। बताओ, किसी को पता ही नहीं है ना? चलो लिख लो, नोट्स बनाओ। कोई नहीं लिख रहा है। सर लिख किसी ने क्या लिखा? तारापुर लिखा, BRC लिखा, क्या लिखा आपने? भाई जब बता रहे, कुछ जानकारी दे रहे, कुछ नोट कर लिया करो यार। अब वो भी हम बताएं क्या नोट करना है क्या नहीं करना है ना? ये तो खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, लिख लिया सबने। अब बात आती है, शब्द आता है आइसोबार। अब हम बात करेंगे आइसोबार्स की। तो आइसोबार किसे कहते हैं? आइसोटोप का ठीक उल्टा होता है। ये दो अलग एलिमेंट हो सकते हैं, ये दो अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। लाइट गोल होना भी कभी कभी अच्छा होता है। नहीं बेटा, पीछे का फैन ऑफ कर दो शिवा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यूरेनियम का एक आइसोटोप लिखवा रहा था ना, यूरेनियम का आइसोटोप लिखवा रहा था, वो लिख लीजिए। लिखिए यूरेनियम 235 एंड 238, यूरेनियम 235 एंड 238। ये आइसोटोप्स के एग्जांपल है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। दोनों में कितना है एटॉमिक नंबर? ऑफ कोर्स 92, बिकॉज ये उसका एटॉमिक नंबर है, दैट विल नॉट चेंज। ठीक है, दैट विल नॉट चेंज। अच्छा, आइसोबार के एग्जांपल देख लें। आइसोबार क्या होते हैं पहले वो समझ लो। आइसोबार में दो अलग एटम है, इसलिए मैंने इधर x लिखा है, इधर y लिखा है। एक जगह x, एक जगह y लिखा है। अच्छा, एटॉमिक नंबर अलग है, तो यहाँ पर मैं अगर z लिख रहा हूँ तो यहाँ पर z डैश लिखूंगा, बनी बात है, क्योंकि दो अलग एलिमेंट्स हैं। लेकिन दोनों के एटॉमिक मासेस आर इक्वल, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम है आइसोबार। क्या कहते हैं इसको? आइसोबार कहते हैं। डेफिनेशन लिखिए, आइसोबार क्या है? एलिमेंट्स with different atomic number, different atomic number and same atomic masses क्या लिखा हमने? एलिमेंट्स with different atomic number, जिसका एटॉमिक नंबर तो अलग है बट सेम एटॉमिक masses, then it is called as, or they are called as isobars to each other। ठीक है, तुलनात्मक है, ये दोनों आपस में एक दूसरों के आइसोबार कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक है आर्गॉन और दूसरा है कैल्शियम। आर्गॉन AR लिखा जाता है, आर्गॉन को AR, आर्गन, एंड कैल्शियम, आर्गन 18 है, कैल्शियम 20 है, बनी बात। एलिमेंट्स अलग हैं, लेकिन दोनों का जो एटॉमिक वेट है ये दोनों का सेम होगा, एंड एटॉमिक वेट इज 40। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल मिल जाएगा। दोनों का एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट इज 40 दोनों का। तो ये दोनों आपस में क्या है? एटॉमिक, दे आर आइसोबार्स। ठीक है, एक उदाहरण और लिख लें, एक लिख लेते हैं अपन। Let us say oxygen and another could be nitrogen। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है? मैंने लिस्ट याद करने के लिए कही थी होमवर्क में, 30 तक। बोल के देखोगे तो याद आएगा, याद किया नहीं है, होमवर्क नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर आप नहीं मानोगे बेटा तो लाइफ में कुछ भला नहीं होने वाला है।
है ना, बदनाम करोगे संदीप सर को, है ना। पढ़ाई कर लोगे तो तारीफ आपकी होगी, लेकिन नहीं कर पाए तो बदनाम किसको करोगे आप, कि संदीप सर को पढ़ाना नहीं आता, है ना। अब पढ़ कौन नहीं रहा है, क्या दो, हाँ 2 प्रोटॉन, किस में, यह आपका ज्ञान दिख रहा है ना, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों बोलते हो जब नहीं पढ़ते हो तो, है पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो 2 प्रोटॉन, अरे एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, ऊपर पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, उसको देख के भी नहीं बता पा रहे, है ना। ये ऊपर देखिए, नंबर देखिए आप, किस नंबर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिखा है, एक पे 7 लिखा है, एक पे 8 लिखा है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है 7, ऑक्सीजन क्या है 8, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 और 7। अच्छा, सामान्यतः हम इस तरफ नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जब एटॉमिसिटी लिखते हैं तब इस साइड लिखते हैं, तो आप इसको इस तरफ लिख सकते हैं 8 और 7। अच्छा, अब दोनों का एटॉमिक मास इक्वल होना है, तो एटॉमिक मास कितना कर दें अपन 14 दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे दोनों आपस में, अब चाहे यहां लिखो या यहां लिखो सब करेक्ट है, ठीक है। चाहे इस तरफ लिख लें आप या इस तरफ लिख लें, दोनों सही है। ओके, सो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ एटॉमिक वेट 14, दे आर आइसोबार्स टू ईच अदर। ओके, क्लियर है, आइसोटोप आइसोबार समझ में आ गया, आगे बढ़े, है ना। अच्छा, बेचारा कंप्यूटर रो रहा है, इसको ऑफ कर दें। ओके, सो आइसोटोप्स आइसोबार, ये टॉपिक यहाँ पर कवर होता है, और इसके बाद एक टॉपिक और है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये हम कवर करेंगे। न्यूमेरिकल कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, आइसोटोप मतलब समझते हैं आप, एलिमेंट मतलब सेम रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लिए थे किसका, एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इसको मिटा देता हूँ, हाइड्रोजन का लिखा, वेरी गुड। और किसका लिखा था हमने, कार्बन का लिखा था, यस। तो अब मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा और उस पर बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एटॉमिक, अगर आप पीरियोडिक टेबल रेफर करते हैं तो आप ये देखेंगे कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास, ये कभी कभी पॉइंट्स में दिया रहता है, मतलब फ्रैक्शन में होता है। जैसे कभी कभी अपन देखो 35.5, अभी 35.5 कहाँ से आया, तो इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि मान लीजिए क्लोरीन आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स अवेलेबल हैं। क्लोरीन, अब एटॉमिक नंबर तो ठीक है, पर एटॉमिक मास इसका जो है, एक है 35, दूसरा है 37, ठीक है। एक है 35 और दूसरा है 37। कितना अवेलेबल है, तो एक न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया है जो कहता है कि 35 वाला जो आइसोटोप है, ये वाला आइसोटोप जो है, ये प्रकृति में, नेचर में लगभग 75% अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है, 75%। मतलब अगर आपने कहीं से क्लोरीन को इकट्ठा किया तो हर चौथा ये वाला आइसोटोप मिलेगा, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा ऑन एन एवरेज, है ना, मोटा मोटा हिसाब, क्योंकि लगभग 1/4 क्या है 37 आइसोटोप है। ये बात समझ में आ गई, है ना। 25% कौन सा अवेलेबल है, ये वाला। अब वो आपसे पूछता है कि अगर 25% 37 वाला आइसोटोप है और 75% 35 वाला आइसोटोप है, तो हमें एटॉमिक मास कितना लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं एवरेज, और एवरेज निकालने के लिए हम इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं, वेटेड। वेटेड मतलब वजन के हिसाब से एवरेज, ठीक है। तो इसकी वजनदारी कितनी होगी, 3 गुना, और इसकी वजनदारी कितनी होगी, 1 गुना। क्यों 1 गुना और 3 गुना कहा मैंने, वो आप समझ गए। 25% को अगर मैं 1 मान लूँ तो 75 इज 3 टाइम्स, मतलब रेशो वाइज अगर हमें दे दिया जाए तो हम रेशो के हिसाब से भी कर सकते हैं कि अगर ये 3:1 है तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वेटेड करना है। तो इसका वेटेड कैसे करना है, 35 को हम 3 बार लेंगे, 35 प्लस 35 प्लस 35 एंड प्लस 37 डिवाइड बाय 4 एंड दिस इज योर फाइनल एवरेज। करके देख लेना, ठीक है, करके देख लेना आंसर क्या आएगा। खैर अभी रुकिए, इतनी जल्दी मत करिए, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, कि हमने कितना वजनदारी के हिसाब से कैसे एवरेज निकाला, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वेटेड एवरेज को जो हमारे बुक में दिया है उस हिसाब से सॉल्व करना है। अब उस हिसाब से मतलब क्या करना है विशेष, तो इसको वेटेड
एवरेज ऐसे करना है कि आप लेंगे 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 अपॉन 100। ये हो गया 75%। आपने किसको ले लिया? 35 को ले लिया, मतलब 3 गुना ले लिया। कुल मिलाकर आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4। ये 3 बार आ गया 3/4 प्लस ये कितना है 25, तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 100। ये 1/4, ये 3/4 अपॉन में 4 आ गया एलसीएम। ये 3 बार आ गया 3 बटे, है ना? नहीं समझे, ये बात समझ में नहीं है। वेटेड समझ में आया? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4। 3/4 ऑफ व्हाट 35 एंड प्लस 1/4 ऑफ 37। एलसीएम कितना आएगा 4। 35 इंटू 3, 35 इंटू 3, तो मैंने आपको 35 35 35 3 बार गिन के दिखाया था प्लस करके, है ना? प्लस ये कितनी बार? एक बार, तो 37। तो इज इट नॉट वेटेड एवरेज? लेकिन बुक में आपके सोल्यूशन में आपको कैसे सॉल्व करना है, ये वाले अनुसार। तो आप क्या लिखेंगे? एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास आपको दिया गया है उसका परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे लिखेंगे? तो 75/100 और ये 37 25/100। क्लियर? अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा आता है 35.5। कितना आता है? 35.5। मैंने सही वैल्यूज दी हैं कि एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है। तो ओवरऑल आपको आंसर मिलेगा 35.5। क्लियर हो गई बात? ओके, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था क्लोरीन का एटॉमिक मास हम 35.5 क्यों लेते हैं। कभी कभी आपको विचार आएगा कि अरे 5.5 कैसे? भाई एटॉमिक मास सर ने बताया था इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये संख्या तो हमेशा होल नंबर में होगी, आई मीन टू से नेचुरल नंबर में होगी। होल भी काय को होगी, जीरो काय को चाहिए, है ना? दरवाजे पर से लगा दो भैया, हल्ला होगा भैया, लगा दो, बैठो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में क्यों आ रहा है आप समझ में आए? आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे या आप अपनी बुक में रेफरेंस देखेंगे तो कभी कभी आपको पॉइंट्स में लेना पड़ेगा, एंड व्हाई दोज पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड या व्हाई दोज पॉइंट्स आर टेकन एंड दैट टू बी करेक्ट। इसको सही माना जाता है। क्यों भाई? तो वो इसलिए कि इसका आइसोटोप अवेलेबल है और आइसोटोप के वेटेज के हिसाब से इसका एटॉमिक मास तय हुआ है। ये बात क्लियर हो गई, एकदम दिमाग में फिट हो गई, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको इसके एक्सरसाइज में 2 न्यूमेरिकल और मिलेंगे, इनको भी आप सॉल्व करेंगे एंड लेट मी नो अगर कोई दिक्कत आती है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक बार सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस हो जाएं तो हम लाइव जाना शुरू करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पे आज हम क्लोज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम। और कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा समझ में आया कि नहीं। थैंक यू, टेक केयर।